नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएससी के पेपर 3 का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमारा ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो 3 मार्कर क्वेश्चंस और दूसरे 6 मार्कर क्वेश्चंस। 3 मार्कर क्वेश्चंस बेसिकली डेफिनेशन के आधार पे होते हैं। लगभग उसमें सारी बातें डेफिनेशन पूछी जाती हैं। वो किस तरीके की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं? वो आपसे मेटल्स की डेफिनेशन पूछ लेंगे, वो आपसे नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, उनके कुछ सब टॉपिक्स हैं, उनकी डेफिनेशंस आपसे पूछ लेंगे। एक तो हम उन बातों को देखेंगे। दूसरी बात, जो इसका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है 6 मार्कर क्वेश्चन, वो है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अंतर क्या होता है, इस अंतर को हमें किस तरीके से लिखना है, किन किन बातों पर हमें गौर करना है। दूसरी बात आज हम वो सीखेंगे। इसके साथ साथ आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मुझे ये भी डिस्कस करना था कि इसमें कुछ पीटी के क्वेश्चंस हैं, पीटी के 1 लाइनर क्वेश्चंस, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे तो लगभग जो उसके एक्सेप्शंस हैं वहीं से इसके 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इन तीनों बातों को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली बात, मेटल्स क्या होते हैं? तो अब तक हमने जो पढ़ा है पहले 2 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैटर क्या है। मैटर की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, और फिर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हुए फिर हमने बात को सीखा कि कैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपस में चेंज होता रहता है। सेकेंड लेक्चर में हमने बात को सीखा कि मैटर क्या है और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसी को हमने सीखा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में। आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स क्या हैं? मेटल्स बेसिकली हमने जब बात सीखी थी मैटर की, तो इस मैटर में हमने एक तो देखा था कि ये मिक्सचर्स हैं। दूसरा हमने देखा था कि कुछ प्योर सब्सटेंस हैं। ये प्योर सब्सटेंस लगभग 2 प्रकार के हैं। एक तो एलिमेंट कहलाते हैं और दूसरे कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसी एलिमेंट में हमने जब इस बात को सीखा था तो हमने देखा था कि हमने इन एलिमेंट्स को, जो कि लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमने एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था। इस पीरियोडिक टेबल में हमने लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी कि 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 94 एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स कैसे हैं, जो अर्थ में पाए जाते हैं। बचे हुए 24 एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स एक अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं, कुछ एक दूसरी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं जिन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ये बेसिकली मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। ये हमारे टॉपिक में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि मेटलॉइड्स बेसिकली कुछ गिने चुने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। इन मेटलॉइड्स का यूज बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगभग इन्हीं से बनते हैं, इन मेटलॉइड से ही बनते हैं। इसके अलावा
हम बात करते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स में हम देखें तो ये जो हम कंपोनेंट्स देखते रहते हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली मेटल्स कहलाते हैं। और नॉन मेटल्स में हम देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इनमें हमें दो प्रकार के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पहले डिफरेंस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और दूसरे डिफरेंस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनके डिफरेंसेस को सीखते हैं जो इनके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे मेटल की डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो आप मेटल की डेफिनेशन भी इन्हीं के आधार पर बना सकते हैं। तो हम पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है इसकी हार्डनेस, दूसरी है लस्चर, तीसरी है मेलिएबिलिटी, चौथी है डक्टिलिटी, पांचवी है सोनोरोसिटी, छठी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली जनरली अगर हम जिन एलिमेंट्स में इस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, हार्डनेस, लस्चर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरोसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें ही हम मेटल्स कहते हैं। और जिनमें हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का एब्सेंस पाते हैं, यानी कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनमें नहीं होती, उन्हें ही हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आपने गौर किया होगा कि मैंने एक बात कहा है जनरली। जनरली का मतलब है लगभग ये प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं और इन्हें आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। जो भी आप मेटल्स डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि चाहे वो आयरन हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हैं मेटल्स के फॉर्म में, उनमें सभी में आपको ये प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डनेस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आसपास जो भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी काफ़ी हार्ड होते हैं बजाय कि नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स अगर हम कार्बन को देखें या फिर कोल हमारे पास है, हम उसे हैमर से पीटें तो वो ब्रेक हो जाएगा बहुत सारे पीसेस में। जबकि हार्ड ये मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं। उनका हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स बनाने में और जो भी चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में और भी बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी हमें हार्डनेस की प्रॉपर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आप मेटल्स में देखेंगे कि इनमें लस्चर भी होता है, एक शाइन होती है। आप एल्यूमिनियम देखें, गोल्ड देखें, सिल्वर देखें, हम इनका ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो इनमें जो शाइनिंग होती है, उन्हीं शाइनिंग के बदौलत हम इनका लस्चर के कारण ही हम इनका ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज के रूप में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इसकी और प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, जिन्हें हम चादर के रूप में बना सकते हैं। अगर आप कोई से भी लोहे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, किसी भी चीज़ की कोई भी एक छोटी सी चीज़ लें, आप उसे पीटना शुरू करें तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो चिपट जाएगी और वो एक शीट का फॉर्म ले लेगी। वो जो शीट का फॉर्म है उसकी वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है। इसकी अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी।
डक्टिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, जिन्हें हम वायर के रूप में बदल सकते हैं, तो उन्हें हम डक्टिलिटी कहते हैं। आप देखेंगे जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, चाहे वो आपके माइक्रोफोन के अंदर की वायर हो या फिर आपके इलेक्ट्रिक करंट आने वाले आपके घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वो सारी वायर्स किन की बनी हुई है? वो सभी की सभी वायर्स मेटल्स की बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि डक्टिलिटी ये खास तौर से ये मेटल की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल में इस तरीके की प्रॉपर्टीज देखने में नहीं मिलती हैं। डक्टिलिटी का आप एक एग्जांपल दिया जाता है कि गोल्ड का यदि हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें तो उस 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, डक्टिलिटी। इसके अलावा सोनोरोसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सोनोरोसिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप जब देखते होंगे कि हमारे घर में जो घंटियां होती हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जब हम स्कूल्स जाते हैं तो स्कूल्स में जो रिंगिंग बेल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। हम देखते हैं कि नॉन मेटल को यदि हम गिराएं तो उसमें ठप ठप की आवाज़ आती है, जबकि इनकी आवाज़ टन टन सी आती है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरोसिटी, यानी कि एबल टू प्रोड्यूस साउंड्स। इसके अलावा मेटल की एक और खास प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स को अगर आप देखें तो इनमें यदि आप कोई मेटेलिक वायर लें या फिर कोई मेटेलिक कोई भी चीज़ लें, आप उसे एक तरफ से गर्म करना शुरू करें तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि दूसरी तरफ जो आपने हाथ पकड़ रखा है उस जगह भी गर्माहट आ चुकी है, वो भी चीज़ हीट हो चुकी है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि ये गुड कंडक्टर थे, यानी कि हीट को आपस में एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब जब साइंस को थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे तो इस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है, और वो कंडक्शन इसी कंडक्टर से ही निकला हुआ है। कंडक्टर का मतलब होता है उसे ट्रेवल करवाने वाला। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनमें गुड कंडक्शन होता है, किन चीज़ों का? हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो इस तरीके की लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ रखने वालों को मेटल्स कहा जाता है, और जिनमें इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एब्सेंस होता है उन्हें ही हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब देखिए, इनका जो प्रिलिमिनरी लेवल पे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके कुछ एक्सेप्शंस में ही बनते हैं। आइए हम उन एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हार्डनेस। तो हम मेटल्स में देखें, नॉन मेटल्स को तो हमने जाना कि वो हार्ड नहीं होते, लेकिन अगर आप इसमें एक्सेप्शन देखें तो कार्बन से ही बना हुआ डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और साथ ही साथ मेटेलिक प्रॉपर्टी रखने वाले कुछ मेटल्स एक्सेप्शन के रूप में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो इस तरीके की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कई बार हमें वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में मिल जाती हैं हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के रूप में। लस्टर एक सेकेंड प्रॉपर्टी है। लस्टर में का मतलब होता है शाइन। मेटल्स में नॉर्मली या जनरली हमें शाइन देखने को मिलती है, मगर नॉन मेटल्स में आयोडीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको शाइन देखने को मिलती है। साथ ही साथ डायमंड भी बहुत शाइन करता है। तो इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस लस्टर में भी मिलते हैं। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इसमें तो उतने एक्सेप्शंस नहीं हैं हमारे पास। सोनोरोसिटी, इसके अलावा कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसमें देखें तो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एक तरीके का नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद जैसे कि आप पेंसिल के अंदर की जो लीड होती है वो बेसिकली ग्रेफाइट की बनी होती है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है और साथ ही साथ हीट का भी वो कंडक्टर होता है। तो इस तरीके की जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं उन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ को कई बार एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, और इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में हमने देखा कि ये जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी रखेगा वो मेटल्स कहलाएगा,
और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जिसमें भी एब्सेंस होगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। इसके अलावा इसे हम एक और टर्म्स में सीखते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल्स का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और साथ ही साथ नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? मेटल के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरीके की बातें होती हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की चीज़ें हम ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ देखते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? ये बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक का मतलब होता है जिनका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है। एक पीएच एक पैरामीटर है, यदि पीएच किसी का 7 है जैसे कि वाटर, तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल कहलाते हैं। यदि पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाते हैं, और पीएच 7 से ज़्यादा है, 14 तक, 0 से 14 इसकी लाइन होती है। अगर पीएच 0 से 7 के बीच में कहीं है तो वो चीज़ें एसिडिक कहलाती हैं, और 7 से 14 हैं तो वो चीज़ें बेसिक कहलाती हैं। इसे हम लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि जो भी बेसिक नेचर की चीज़ें हैं, अगर हम रेड लिटमस पेपर से उसे टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मेटेलिक ऑक्साइड जो भी बनेंगे, अगर आप उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड लिटमस अपने आप को ब्लू में कन्वर्ट कर लेगा। और साथ ही साथ यदि आप नॉन मेटल्स को देखेंगे तो नॉन मेटल्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की खासियत क्या है कि ये बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। आपको तो पता ही होगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की चीज़ें इंडस्ट्रीज से धुएं के रूप में निकलती हैं, और वो जो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं तो उस एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ मिक्सअप होकर वो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं। तो वो एसिड कैसे बने? वो इन नॉन मेटल्स से ही बने। नॉन मेटल्स की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बन गए, और वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी कैसी थी? एसिडिक इन नेचर थी, तभी वो एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। तो हमने जाना कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं। ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। इनका नेचर बेसिक होता है और इनका नेचर एसिडिक होता है। इसके साथ साथ और भी देख लेते हैं हम। सेकेंड है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन मेटल्स तो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स के साथ वाटर की जो रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा कि जिन भी यूटेंसिल्स, जो हमारे घर में बर्तन होते हैं, उनमें जब अगर पानी पड़ता रहता है तो उन पानी पड़ने से उनमें कुछ ना कुछ एक रस्टिंग की प्रोसेस आने लग जाती है। जैसे कि अगर कॉपर है तो कॉपर में एक ग्रीनिश सी परत आ जाती है, और आयरन तो बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है। आयरन में कई बार हम देखते हैं उसमें जंग लग जाती है, तो वो जंग किससे? वाटर के रिएक्शन के कारण ही होती है। वाटर के रिएक्शन से Fe2O3 जो कि रस्ट का फॉर्मूला है, वो रस्ट बनती है, जंग बनती है, और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड के रूप में वो जो कॉपर के बर्तन होते हैं, वो जो ग्रीनिश जो परत होती है वो उसकी बनी हुई होती है। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा रिएक्शन विथ एसिड्स,
रिएक्शन विथ एसिड, मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन में होता क्या है कि एसिड के साथ जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, यदि हम सोडियम ले लें और HCl एक एसिड ले लिया हमने, जो कि पॉपुलर एसिड है, 2 टाइम्स इसकी वैलेंसी को इक्वल करने के लिए, तो हम देखेंगे इसमें से NaCl फॉर्म हो सकता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कुल मिलाकर के जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो मेटेलिक सॉल्ट्स बनते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स बेसिकली एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। इसके अलावा रिएक्शन विथ बेसिस के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स की रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा है कि नॉन मेटल्स डायरेक्ट बेसिस से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि जब हम उनके कुछ ऑक्साइड्स के रूप में देखते हैं तो नॉन मेटल्स के कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि इन बेसिस से रिएक्ट करते हैं, मगर डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करते, जबकि मेटल्स डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर भी वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इसी क्रम में हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ये तो हमने डिफरेंस देख लिया, हमने बातों को सीखा कि अगर हमसे 3 मार्क्स में अगर हमसे छोटी डेफिनेशन पूछी जाएंगी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे और उनके एग्जाम्पल्स लिख देंगे। साथ ही साथ 6 नंबर के यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हम इनके डिफरेंसेस को लिख देंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस को लिख देंगे। इस तरीके से हम 6 मार्कर क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ 1 लाइनर बातें देखी जो कि एक्सेप्शंस वाली बातें थी। वो सारी बातें हमारी किसमें काम में आएंगी, वो सारी बातें हमारे पीटी के एग्ज़ाम में के लिए काम में आएंगी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं मेटल्स के रिएक्टिवनेस के बारे में। वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। रिएक्टिवनेस, मेटल्स लगभग हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो मेटल्स की रिएक्टिवनेस का कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। तो यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कैल्शियम, लेकिन इनमें भी अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पूछ लिया जाए तो वो होता है हमारा पोटेशियम। सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। यदि पूछा जाए कि सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है तो सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड। इसके अलावा सिल्वर या फिर और भी दूसरे मेटल्स हैं जो कि कम रिएक्टिव होते हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो इसके बीच में ही कहीं जिंक, आयरन, कॉपर जैसी चीज़ें हैं जो कि रिएक्शन के क्रम में आती हैं, जिसमें कि जिंक का क्रम सबसे ऊपर इन तीनों में ऊपर है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर कम रिएक्टिव है। इनको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हम देखते हैं। जब हम कंपाउंड्स के रूप में ये चीज़ें मौजूद होती हैं तो ये किस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। ये कई बार 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो यदि कोई भी एलिमेंट अपना कंपाउंड बनाया हुआ है, जैसे कि CuSO4, ये एक अपने आप में एक कंपाउंड बना रखा है इसने, कॉपर ने सल्फेट के साथ। यदि हम इससे ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम जिंक या फिर आयरन को इसमें से मिक्सअप करेंगे तो ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जबकि कॉपर इससे अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये ZnSO4 बन जाएगी, प्लस ये जो कॉपर है ये इसमें से अलग हो जाएगा। इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने सीखी।
मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, हमने उनकी रिएक्टिवनेस चेक की, हमने नॉन मेटल्स के बारे में सीखा, हम 3 लाइनर और 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए किस तरीके से डिफरेंट अटेम्प्ट बना सकते हैं और इनमें क्या क्या बातें थी, ये सारी बातें हमने सीखी इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।